चलिए, गुड इवनिंग है सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर सेशन में रख रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया तो लाइव रखने का मतलब नहीं लगा मुझे। आज हम लोग हमने मार्केट चैप्टर डिस्कस किया था, मार्केट ख़त्म हो गया, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है, 18 तारीख है दिसंबर। ऐसे में हमारा टारगेट है 30 तारीख तक एक बार इसको पूरा सिलेबस को हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें। एटलीस्ट अपने जो क्लासेज है वो सारी कंप्लीट हो। तो इसी संबंध में मैं कल सैटरडे और संडे को 2 सेशन रखूँगा, 2 क्लासेज अपनी होगी, जो काफ़ी मतलब आप समझ लीजिए कि एक एक टॉपिक अपन पूरा कोई बड़ा टॉपिक उसमें कवर करेंगे कम्प्लीटली। इसके साथ नोट्स जो है, आपको पता है इस वीक के दौरान आपको काफ़ी सारे नोट्स जो पेंडिंग चल रहे थे सारे लगभग प्रोवाइड कर दिए हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों में हम लोग, हमारे जो साथी है वो पूरे दिन टाइपिंग में लगे रहते और पूरे प्रोवाइड कर दिए। थोड़ा बहुत किसी में एक जैसे मार्केट चैप्टर का पेंडिंग है तो वो कल इवनिंग तक भी वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगले वीक के अंदर हमारी टारगेट है कि आपको एटलीस्ट 1000 मिनिमम 1000 से 2000 MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर, ये हमने अभियान शुरू किया है। तो अगले वीक तक आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs भी मिल जाएंगे तीनों चारों सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आपको ज़रूरत है, देखिए एग्ज़ाम चाहे जितना भी नज़दीक हो, मैं एक बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो मेरा अनुभव है। देखिए, अगर आप चीज़ों को आसान रखोगे तो वो आसान होगी। अगर आप मुश्किल बनाओगे तो वो मुश्किल होगी। एक तो थिंकिंग ये होती है कि RPSC का एग्ज़ाम है, पहले इतना कंपटीशन है, ये है वो है, कैसे होगा, तो कुछ नहीं होना है। दूसरी तरीका है, सिलेबस आपके सामने उठाइए, देखिए, समझिए, सिलेबस को समझ लिया, क्या मैंने सिलेबस पूरा पढ़ा, लेक्चर देखे, या जैसे भी अगर आप सेल्फ पढ़ सकते हो कोई टॉपिक तो सेल्फ पढ़िए, अगर आपको ज़रूरत है लेक्चर की तो लेक्चर अपने पास अवेलेबल है, वो देख के कंप्लीट किया। उसके ऊपर थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए कि हाँ भाई जो पढ़ा वो समझ आया, प्लस याद हुआ, प्लस उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ट्राई कर दिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो। बात समझ आई? एग्ज़ाम में कोई आसमान से टपक के नए क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वही क्वेश्चंस है, वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। 100% कभी कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अब अपनी तरफ से 100% आपको देना पड़ेगा। दिक्कत की बात तब है जब आपने सिलेबस देखा, उसको पढ़ा, उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपके लिए आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे उस पॉइंट पे, और ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये गलत क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, मुझे याद नहीं आया या समझ नहीं आ रहा है, क्या कारण है, ठीक है। फैकल्टीज़ अवेलेबल है, आप मदद लीजिए उनकी, ठीक है। खास करके अब जैसे कल सैटरडे संडे आप जो भी क्वेरी पूछोगे मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पास्ट पेपर है अपने पास, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। फर्स्ट, व्हेन रियल इनकम रादर देन मनी इनकम इज कीप्ड कांस्टेंट इन ड्राइंग कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी, द डिमांड कर्व इज सिंपल। कुछ नहीं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कुछ भी लिखा है कि रियल इनकम है और मनी इनकम है। क्या होती है रियल इनकम, मनी इनकम? वही इन्फ्लेशन वाला चक्कर है कि एक महंगाई बढ़ती है तो रियल इनकम तो कुछ और होती है, और मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो वही पैसे की वैल्यू ज़्यादा दिखती है। मतलब 100 रुपये आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये थे और आज जो 100 रुपये है, दोनों की वैल्यू में फ़र्क है ना, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रख के अगर आप मानोगे, डिमांड करो, तो वो कैसा होगा? समटाइम्स नेगेटिवली स्लोप्ड, नेवर नेगेटिवली स्लोप्ड, ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, और हमें पता है डिमांड कर्व कैसा होता है। आपने जो डिमांड कर्व समझा है वो कैसा होता है, देखिए, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और ये इस तरीके से डिमांड कर्व होता है। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड। हमेशा ऐसा ही होता है क्या? जी हाँ, हमेशा ही ऐसा ही होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद कीजिए हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। 2 चीज़ें पढ़ी थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, और कार्डिनल में पढ़ा था क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कहता है क्या, हर अतिरिक्त एक सेव के बाद दूसरा सेव खाओगे, तीसरा सेव खाओगे,
टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अतिरिक्त जो यूटिलिटी वो कम होती जाएगी, एक लेवल पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। जब वो ज़ीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी। तो देख लीजिए उसके संबंध में, पहला मार्जिनल यूटिलिटी स्टे द सेम, क्या बराबर रहती है? गलत है। टोटल यूटिलिटी एक जैसी रहती है, गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विथ ईच एडिशनल यूनिट, ठीक बात है ये। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन, गलत बात है। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम पे जाके फिर डिक्लाइन होना शुरू होती है। तो विच वन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तीसरा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, एक उत्पादन के लिए मांग की कीमत रोज अधिक होगी यदि, मतलब कहने का मतलब है किसी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? प्राइस में कितना चेंज, कीमत में कितना चेंज और उसकी डिमांड में कितना चेंज, यही होता है प्राइस इलास्टिसिटी। वो ज़्यादा होगी अगर, इफ, कब बताओ? proportion of demand, proportion of good of consumers budget is high, import decreases, product is a necessity, number of substitute product is limited। बताइए कौन सा होगा? पहले चौथा ऑप्शन देखिए, किसी प्रोडक्ट के लिए जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है, कम है, तो क्या उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी? जी नहीं। हमने कहा था प्राइस इलास्टिसिटी हाई या लो को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहला था उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मान लो फॉर एग्जांपल क्या ले, कोई आप समझ लीजिए ये पेन है, एक तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, पेन यही अवेलेबल है मार्केट में, तो इसको अगर मैंने थोड़ा महंगा कर दिया तो क्या इसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट खूब सारे अवेलेबल है, तो ऐसे में अगर इसको महंगा करूँगा लोग इसको क्यों खरीदेंगे? फिर उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे। तो वही बात पूछिए। ये तो कह रहा है कब ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी, तो क्या लिमिटेड होगी तब ज़्यादा होगी या ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तब ज़्यादा होगी? ज़्यादा होंगे तब होगी, तो ये गलत बात है। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट इज नेसेसिटी, अगर कोई नेसेसिटी है, जैसे दवाई लेनी है तो दवाई नेसेसिटी है, खाना नेसेसिटी है, अब उस पर इलास्टिसिटी का प्रभाव पड़ेगा क्या? जी नहीं। अगर कोई नेसेसिटी है तो आदमी उसको तो लेगा ही लेगा, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो ये भी हो। इंपोर्ट का कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। तो बचा कौन सा? फर्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ गुड ऑफ द कंज्यूमर्स बजट इज हाई। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर का बजट मान लो 1000 रुपये की इनकम है, उसके अंदर से वो 500 रुपये इस पर खर्च कर रहा है। किसके ऊपर? इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। अब ये आइटम क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी कैसी होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसके बजट के अंदर एक 50% तो वो अकेला ही प्रोडक्ट है, और अब ये महंगा हो गया तो आदमी को क्या करना पड़ेगा? उसका कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके इनकम का एक बड़ा हिस्सा वो इस पर खर्च कर रहा है। वहीं पे मैंने नमक का एग्जांपल लेके बताया था कि आपकी इनकम है 1 लाख रुपए की, उसमें आप 2 रुपये महीने के 1 किलो 5 रुपये या 10 रुपये खर्च करते हो किसके ऊपर? नमक की एक थैली लाने के ऊपर। अब ये महंगा हो गया, बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर के बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा इस पर खर्च हो रहा है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? लो होगी। याद कीजिएगा आप वो लेक्चर डिमांड वाला, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारी बातें मैंने एक एक एक्सप्लेन की है आपको। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 है तो क्या कहेंगे उसको? बताओ। परफेक्टली इन इलास्टिक? जी नहीं। यूनिटरी इलास्टिक? ये तो 1 होती है। इन इलास्टिक? ये लेस देन 1 होती है। इलास्टिक? ये मोर देन 1 होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? ये तो क्वेश्चन अगर आप बता दे तो सोच लो आंसर, तो बड़ी अच्छी बात है, लगेगा कि आपने वाकई में पढ़ा है, चीज़ों को समझा है। दोबारा पढ़ते हैं। किस स्थिति में धनात्मक आय प्रभाव नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है? मतलब वो कौन सी स्थिति है जिसमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पहला शब्द तो ये आया, दूसरा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, लॉ ऑफ डिमांड याद कीजिए। याद आया लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होगी? घटेगी।
प्राइस घटी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए दो कारण जिम्मेदार होते हैं। कौन सा? इनकम या परचेजिंग पावर इफेक्ट, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझिएगा क्या होता है ये इफेक्ट, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये केजी में मिल रही है, मान लो दाल परचेज कर रहा है। दाल तो आज नेसेसिटी हो गई, कोई भी आइटम है जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है 100 रुपये किलो के हिसाब से, महंगा हो गया। उसकी इनकम है कितनी, मान लो कंज्यूमर की टोटल 1000 रुपये की मंथली उसकी इनकम है, 100 रुपये किलो वो खरीद रहा है। अब ये महंगा होकर 150 रुपये किलो हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कंज्यूमर इसकी जितनी डिमांड कर रहा था, अब डिमांड क्या करेगा, महंगा हो गया तो डिमांड कम करेगा। पहले मान लो महीने के 2 किलो खरीद रहा था, तब 1 किलो ही खरीदेगा। हम जानना चाह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो 1 किलो ही क्यों खरीद रहा है? तो सिंपल सा कारण है इसका। पहला तो कारण, उसकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति जो है, वो क्या हो गई, अब कम हो गई। कैसे कम हो गई जी, बताइए। तो परचेजिंग पावर ऐसे कम हो गई, जो पहले उसके पास 100 रुपये में वो खरीद रहा था, तो पीछे उसके पास 900 रुपये बच रहे थे, तो वो 1 किलो और भी खरीद सकता है। लेकिन अब क्योंकि 150 का हो गया, तो उसके पास पीछे बचे पैसे और कम रह गए, 850 ही बचे। तो इसकी जो खरीदने की शक्ति है, दूसरा किलो, सेकंड केजी, तीसरा किलो, वो अब क्या खरीद पाएगा उतनी आसानी से? नहीं, क्योंकि इसके पास पैसा क्या बचा है, कम बचा है। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट तो क्या आया, परचेजिंग पावर क्या हो जाती है किसी भी कस्टमर की, कम हो जाती है। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी परचेजिंग पावर पे फ़र्क पड़ता है। ओके, सस्ती चीज़ को हम आसानी से खरीद लेते हैं क्योंकि हमारी शक्ति होती है, परचेजिंग पावर होती है। महंगी चीज़ को हम नहीं खरीद सकते। तो एक तो ये कारण है, इस वजह से डिमांड क्या करेगा, वो उस व्यक्ति कम करेगा। तो ये कैसा इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये भी मैं बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। भाई ये कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, ये अगर महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे, इसका जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है उसके ऊपर चले जाएंगे। मान लो कोका कोला की बात कर रहा है, कोका कोला 10 से 15 हो गई, तो वो किस पे चला जाएगा, पेप्सी पे चला जाएगा। तो ये इम्पैक्ट भी काम करता है। जाहिर सी बात है, वो सब्स्टिट्यूट पे जाएगा, महंगा कब तक परचेज करेगा, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब डिमांड के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे ही प्राइस बढ़ी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये 2 कारण है मेन, जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड बनता है। ये भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिएगा डिमांड का लेक्चर। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन सी स्थिति में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? कौन सी स्थिति में जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, नेगेटिव सब्स्टिट्यूट? तो याद कीजिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड का इसका एक अपवाद पढ़ा था, गिफन गुड्स। रॉबर्ट गिफन थे, जिन्होंने क्या किया, यूके के रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ के कुछ लेबर मजदूरों के ऊपर रिसर्च किया कि भाई वो लेबर क्या कर रहे थे। उनकी मान लो इनकम थी महीने की 1000 रुपये, तो उस 1000 में से वो 700 रुपये का तो परचेज कर रहे थे ब्रेड, 300 रुपये का वो परचेज कर रहे थे मीट। ओके, ऐसा था। अब ये ब्रेड क्या हो गई, महंगी हो गई, ब्रेड हो गई महंगी। जो 700 में मिल रही थी, मान लो अब वो 800 में मिल रही है। तो कायदे से ब्रेड की डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने, गिफन ने क्या पाया कि लोगों ने ब्रेड की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए। और उन्होंने मीट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कारण क्या था इसका, सिंपल सी बात है, जब ये महंगा हो गया तो अब लोग शौक को बोलेंगे
पहले हफ्ते में एक दिन मीट खाते थे, अब वो भी बंद करेंगे कि भाई कम से कम पेट तो भरें अपना, तो वो ब्रेड ज़्यादा खरीदेंगे और मीट को क्या कर देंगे, कम। क्या ब्रेड का कंजम्पशन कम करेंगे तो भूखा रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ब्रेड के ऊपर खर्च हो रहा है। और ये ब्रेड कैसा है, इन्फीरियर गुड्स है, तो इस गिफन गुड्स के केस में ये इनकम इफेक्ट काम में आता है, मतलब उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे वो खर्च करता है। और ये इनकम इफेक्ट पॉजिटिव वर्क करता है, मतलब महंगा होने पे जैसे हम तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, उससे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है और डिमांड बढ़ती है। तो ये किस में होता है, गिफन गुड्स के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की इलास्टिसिटी, जैसे हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या था, प्राइस में कितना चेंज और डिमांड में कितना चेंज। तो वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई में कितना चेंज। तो ये देख लीजिए प्राइस, ओके। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब कल अपना नेक्स्ट लेक्चर है, हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, लाइव सेशन होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम नज़दीक है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, हो सका तो कल सुबह में और शाम में 2 लेक्चर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा। बस आप साथ में जुड़े रहिएगा और विश्वास रखिएगा खुद के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।